गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको जो हूँ बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। पिछले पार्ट में जो है मैंने आपको अलैंगिक जनन के प्रकार तक पढ़ा दिया था और उसके आगे जो है मैं अगला पार्ट में अभी चालू कर रहा हूँ। तो अलैंगिक जनन के प्रकार से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि पीछे का कुछ रिवीजन हो जाए, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट डिटेल्स में समझाऊंगा। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें डला हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इन दोनों के बारे में बताया था। अब यहाँ पे उसी के डिटेल्स में चल रहे हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार। तो लास्ट वीडियो में यही मेरा टॉपिक रह गया था कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन के ये प्रकार है, मतलब कि 6 प्रकार है। कौन सा है? विखंडन। विखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजन। उसके बाद है मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बर्डिंग या टोरुलेशन भी कहते हैं। बर्डिंग या टोरुलेशन, ध्यान रखिएगा कि मुकुलन को जो है बर्डिंग या टोरुलेशन भी कहते हैं। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण को इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहते हैं। उसके बाद है खंडन। खंडन को जो है फ्रैगमेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को रीजेनरेशन कहते हैं। और कायिक प्रजनन को क्या कहते हैं? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो इसके आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो है विखंडन। विखंडन क्या है? तो पहला पॉइंट वाइज पॉइंट समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं परिभाषा पॉइंट वाइज पॉइंट समझा रहा हूँ और कैसे आप परिभाषा लिख सकते हैं मैं ये भी तरीका बताऊंगा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखिए, विखंडन पहला पॉइंट है कि जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होगा। मतलब जो भी जीव होगा इस शरीर, इसमें जो कोई भी जीव होगा तो उसका जीव का शरीर जो है या तो 2 भाग में बटेगा या 2 से अधिक भाग में बटेगा। और कौन सा? जब बटेगा तो उसमें विभाजन होगा। तो कौन सा विभाजन होगा? तो साधारण विभाजन होगा या समसूत्री विभाजन होगा। मतलब समान भागों में जीव का शरीर जो है वो बटेगा। उसके बाद है जीवन का पूरा शरीर जनन इकाई के रूप में काम करेगा। और वो जो जीव जो 2 भागों में बट के अलग होगा तो उस जीव का पूरा शरीर जो है वो जनन इकाई के रूप में काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमीबा। अमीबा के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका अमीबा है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें जनन कैसे होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। और विखंडन में जनन कैसे होता है ये देखना है। तो यहाँ पे जो अमीबा का शरीर है वो क्या करेगा कि 2 भागों में बटेगा। और यहाँ पे जो 2 भागों में बटेगा वो कौन सा विभाजन के द्वारा बटेगा? या तो साधारण विभाजन होगा या समसूत्री विभाजन होगा। मतलब यहाँ अमीबा का शरीर जो है वो 2 भागों में बटेगा। जैसे सपोज कीजिए ये अमीबा अगर बच्चा रहा होगा तो धीरे धीरे ये सियान हुआ होगा, जिसको देहाती भाषा में सियान बोलते हैं, सियान हुआ होगा, या किताबी भाषा में वयस्क बोलते हैं। तो ये जब वयस्क हुआ होगा तो वयस्क होने के बाद जो है ये प्रजनन करने लायक हो गया। मतलब ये अपने जैसा जीव को जन्म देने के लायक हो गया। तो ये जन्म कैसे देगा? अपने जैसे जीव को जन्म कैसे देगा? तो ये अपने जैसे जीव को जब जन्म देगा तो पहले तो इसका शरीर जो है वो 2 भागों में बटेगा। इसका शरीर जो है वो 2 भागों में बटेगा। और ये 2 भागों में जो इसका शरीर बटेगा वो किस विभाजन के द्वारा बटेगा? तो या तो साधारण विभाजन के द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब जैसे यहाँ 2 भागों में बटेगा, यहाँ समझिए कि 2 अमीबा जो है इस तरीके से आपका क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कि जन्म ले लेंगे। और ये 2 अमीबा जो है फिर वृद्धि करेंगे, धीरे धीरे वृद्धि करके या क्या करेंगे तो ये भी वयस्क होंगे और फिर इसी तरीके से जो है ये भी अपने नए बच्चे को जन्म देंगे। तो अमीबा में जो जनन होता है, मतलब जनन का मतलब क्या है कि अपने जैसा नए जीव को उत्पन्न करना। तो यहाँ अमीबा अपने जैसा नए जीव को उत्पन्न कैसे कर रहा है? तो अपने शरीर का समसूत्री विभाजन या साधारण विभाजन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा समसूत्री विभाजन या साधारण विभाजन द्वारा अमीबा जो है वो 2 भागों में अमीबा का शरीर बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया अमीबा जन्म लेता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन। देखिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत है। आप ध्यान रखिए, अमीबा को देखिए, ये अमीबा है और ये एक जीव है। तो लिखेंगे परिभाषा कि जब किसी जीव का शरीर समसूत्री विभाजन या साधारण विभाजन, जैसे इसमें विभाजन कौन सा हो रहा है? समसूत्री विभाजन या साधारण विभाजन। यहाँ लिखेंगे कि जब किसी जीव का शरीर साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा
दो भागों में बढ़ जाता है और उस प्रत्येक भाग से नए जीव का जन्म होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन। अब पॉइंट वाइज आपको याद रखने के सिंपल तरीका है कि जीव का शरीर जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और इसमें जो विभाजन होता है कौन सा होता है? तो साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। और जीव का पूरा शरीर जनन इकाई के रूप में काम करता है। ये जीव जो है, इसका पूरा शरीर जो है वो जनन इकाई के रूप में काम कर रहा होता है। और विखंडन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जीव है जिसमें क्या होता है? विखंडन होता है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऑब्जेक्टिव में, वो कौन सा जीव है जिसमें विखंडन होता है। तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ए में अमीबा, बी में पैरामीशियम, सी में दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में विखंडन होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो होगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है इसका हेडिंग है, ये हेडिंग क्या है? तो हमने भी विखंडन पढ़ा, तो विखंडन के प्रकार। हेडिंग क्या हो जाएगा? तो हेडिंग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विखंडन के प्रकार। विखंडन के प्रकार। देखिए विखंडन के प्रकार, हेडिंग क्या हो जाएगा? विखंडन के प्रकार। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। विखंडन जो क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। द्विखंडन, द्विखंडन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, विखंडन को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बहुखंडन। बहुखंडन। देखिए यहाँ खंडन को विखंडन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि खंडन को विखंडन भी बोला जाता है। अगर किसी ने कह दिया बहुविखंडन तो भी सही है, क्योंकि यहाँ विखंडन ही है ना। इसको आप द्विविखंडन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द्विखंडन या द्विविखंडन लिखते हैं दोनों सही है। द्विखंडन या द्विविखंडन लिखते हैं दोनों सही है, ध्यान रखिए। अब इसका इंग्लिश क्या होता है? तो मल्टीपल। इसका क्या होता है? तो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है? तो द्विविखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन, और बहुविखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। मैं दोनों को यहीं पे पॉइंट वाइज करते चल रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। मैं दोनों को यहीं पे पॉइंट वाइज कर रहा हूँ, दोनों को। देखिए आपका द्विविखंडन जो है इसमें क्या होगा? द्विविखंडन जो है इसमें क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें जो है शरीर का जीव केवल दो खंडों में बटेगा। दो खंडों में बटेगा या विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा कि द्विखंडन में क्या होगा? जीव का शरीर जो है केवल दो भागों में बटेगा या दो भागों में विभाजित होगा, और प्रत्येक भाग से नया जीव उत्पन्न लेगा। प्रत्येक भाग से नए जीव जन्म लेंगे। प्रत्येक भाग से नए जीव जन्म लेंगे। और इसमें जो है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम इसका उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ जो है, यहाँ आपको देखना है बहुविखंडन में क्या होगा। तो बहुविखंडन में क्या होगा कि जीवों का शरीर दो या दो से अधिक भागों में
बटेगा। ठीक है, यहाँ पे जो जीवों का शरीर है वो 2 या 2 से अधिक भागों में बटेगा और प्रत्येक भाग से नए जीव जन्म लेंगे, प्रत्येक भाग से क्या होगा कि नए जीव जन्म लेंगे। और इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, अमीबा, और क्या है तो मोनोसिस्टिस। देखिए, अब आपको समझने की जरूरत है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं कि वैसा जीव, यहाँ पे विखंडन कितने प्रकार के हैं तो विखंडन 2 प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। ध्यान रखना है कि विखंडन कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के, द्विखंडन और बहुखंडन। अब द्विखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बहुखंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि द्विखंडन में क्या होगा कि केवल द्वि मतलब क्या होता है तो द्वि मतलब होता है 2। देखिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब होता है 2 और खंडन या विखंडन, विखंडन मतलब क्या होता है टुकड़ा, विखंडन में क्या होता है टुकड़ा। तो यहाँ का द्विखंडन में कि जीव का शरीर जो है वो 2 टुकड़ा में बटेगा। जीव का शरीर जो है केवल कितने टुकड़े में बटेगा, 2 टुकड़ा में बटेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि केवल 2 खंडों में बटेगा, मतलब जीव का शरीर जो है वो केवल 2 खंडों में बटेगा और प्रत्येक भाग मतलब कि वो 2 खंडों से, उन 2 खंडों से नया जीव जन्म लेगा। तो उस जनन को क्या कहेंगे तो द्विखंडन कहेंगे। अब उसका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। ध्यान रखिएगा कि आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, अमीबा में कौन सा जनन होता है। तो कहीं कहीं आपको दे देगा डायरेक्ट द्विखंडन और कहीं कहीं डायरेक्ट दे देगा अलैंगिक जनन। ध्यान रखिएगा कि अमीबा जो है वो किसका प्रकार में से आएगा, अलैंगिक जनन, क्योंकि अमीबा किसमें हो रहा है, द्विखंडन में हो रहा है। और द्विखंडन किसका प्रकार है, विखंडन का, और विखंडन किसका प्रकार है तो अलैंगिक जनन। तो आपको कभी कभी एग्जाम्पल में दे देगा, एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे देगा कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे आपको अलैंगिक जनन टिक लगाना है। लेकिन यहीं पे कहता है कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, या ए और बी दोनों, सॉरी बी और सी दोनों। तो अमीबा जो है द्विखंडन में भी होता है और बहुखंडन में भी होता है। क्यों, क्योंकि अमीबा एक ऐसा जीव है कि इसका शरीर जो है वो 2 टुकड़ा में भी बढ़ सकता है और 2 से अधिक टुकड़ा में भी बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा से क्या होता है नया जीव उत्पन्न हो जाता है। पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता, पैरामीशियम में सिर्फ उसका शरीर जो है 2 भागों में ही बढ़ता है। क्लियर। अब देखिए कहा बहुविखंडन, शब्द से याद रखने की कोशिश कीजिए, बहुविखंडन। बहु मतलब क्या होता है, बहुत, बहु मतलब क्या होता है बहुत, और विखंडन मीन्स टुकड़ा। मतलब जीव का शरीर जो है वो बहुत टुकड़े में बट रहा है। बहुत किसको बोलते हैं तो या तो 2 टुकड़ा में बट गया या 2 से अधिक टुकड़ा में बट गया, इसी को बहुत बोलेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुखंडन में क्या हुआ कि बहुत टुकड़ा। ध्यान रखने का तरीका, बहु मतलब बहुत, विखंडन मीन्स टुकड़ा। मतलब बहुविखंडन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बंटता है और प्रत्येक भाग से नए जीव उत्पन्न होते हैं या नए जीव जन्म लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे बहुविखंडन। इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्टिस। ये जो है बहुविखंडन किसमें होता है तो प्लाज्मोडियम, अमीबा और मोनोसिस्टिस। ध्यान रखिएगा मैंने इस तरीके से आपको लिखा, आप इसका अंतर भी लिख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखे, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। परिभाषा भी आप खुद से बना सकते हैं। आपको क्या रखना है, इसी पॉइंट को लिखे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दीजिए कि जब जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बटेगा और प्रत्येक भाग से नए जीव जन्म लेंगे तो उसे क्या कहेंगे बहुविखंडन कहेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्टिस। पॉइंट वाइज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और मैं हमेशा आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। मैं यहाँ इस चैनल पे IIT स्मार्ट लर्न पे मैं आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं पॉइंट वाइज।
ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, तो अमीबा में अलैंगिक जनन। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा किसका, तो अमीबा का। तो अमीबा के बारे में पता करते हैं कि अमीबा में जो है अलैंगिक जनन कैसे होता है। अमीबा में जो है अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन, ठीक है, अमीबा में जो है अलैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको मैं डिटेल्स में पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। अमीबा में जो है अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, द्विविखंडन। अमीबा में जो है अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विविखंडन द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है वो समझिए। तो निश्चित वृद्धि के बाद, निश्चित वृद्धि के बाद, निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम, निश्चित वृद्धि के बाद जो है क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है। द्विगुणन होता है। निश्चित वृद्धि के बाद जो है क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है। और उसके बाद क्या होता है, तो केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन के बाद जो है जीव का शरीर जो है, जीव का या अमीबा का शरीर लिख सकते हैं, अमीबा का शरीर 2 भागों में बंट जाता है। अमीबा का शरीर 2 भागों में बंट जाता है, ठीक है। और ये 2 भागों में बंटने के बाद क्या होता है, तो प्रत्येक भाग से नए जीव जन्म लेते हैं। प्रत्येक भाग से नए जीव जन्म ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आपको जो है पॉइंट वाइज ये समझना है कि किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा दिया, आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दे कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, लैंगिक, अलैंगिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, अलैंगिक जनन। क्यों, क्योंकि अलैंगिक जनन के प्रकार है उसमें आता है विखंडन, और विखंडन का प्रकार है जिसमें आता है द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। तो आपका अमीबा में जो जनन हुआ द्विविखंडन वाला, वो किसका भाग है, तो विखंडन का। और विखंडन किसका भाग है, तो अलैंगिक जनन का। तो इसलिए अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या बोलना है, तो अमीबा में जो जनन होता है वो कौन सा होता है, द्विविखंडन। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिया अलैंगिक जनन, तो वहाँ पे आपको टिक क्या लगाना है, अलैंगिक जनन, ठीक है। ओके, ये 4 पार्ट में इसका काम होता है। पहला क्या है कि अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वो कौन सा होता है, तो द्विविखंडन होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट बोला कि निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम का द्विगुण होता है। मतलब अमीबा में निश्चित वृद्धि को समझने की कोशिश की। जैसे ये आपका अमीबा था और ये बच्चा था, ये अमीबा था और ये बच्चा था, तो ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा ना। और जैसे ये बड़ा होगा, ये धीरे धीरे जो है आपका बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद ये क्या कहलाएगा, वयस्क। वयस्क का मतलब क्या हुआ, वयस्क का मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसमें जनन क्षमता का मतलब क्या हुआ, जन्म देने की क्षमता आ गई। मतलब ये अमीबा था और ये इस समय क्या है, यहाँ पे अगर इसको हम बच्चा मान लेते हैं, तो ये बच्चा है और ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा। और ये वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। वयस्क होने पर मतलब क्या होगा, इसमें जनन क्षमता आ जाएगा। जनन क्षमता मतलब कि अपने जैसे नए जीव को जन्म देने का क्षमता आ जाएगा। तो ये कैसे नए जीव को जन्म देगा, तो इसमें जो है जैसे ये वृद्धि करेगा तो इसके क्रोमोसोम, इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उसी को क्रोमोसोम भी बोलते हैं या जीन भी बोलते हैं उसी का नाम।
तो इनके गुणसूत्र में या क्रोमोसोम में जो है क्या होगा, द्विगुणन होगा। इसके क्रोमोसोम में द्विगुणन, द्वि मतलब दो, गुणन मतलब यहाँ पे दो गुणन होगा। और जैसे ये दो गुणन होगा तो इसका शरीर जो है वो क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। इसका शरीर जो है क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा और ये दोनों भाग से नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको लिखा कि अमीबा में जो है अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है और निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है और केंद्रक विभाजन होता है। द्विगुणन के बाद डायरेक्ट इसका शरीर दो भाग में नहीं होता, पहले इसका जो है केंद्रक विभाजन होता है और केंद्रक विभाजित होने के बाद अमीबा का जो ये शरीर है वो दो भागों में बट जाता है और दो भागों में बट जाने के बाद जो है प्रत्येक भाग से नया जीव जन्म ले लेता है। तो ये हुआ अमीबा में अलैंगिक जनन। ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन समझ गया। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं प्लाज्मोडियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि बहुविखंडन का एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें क्या पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम पढ़ा था ना, कि बहुविखंडन के उदाहरण कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है। तो हेडिंग डालते हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में जो है बहुविखंडन कैसे होगा, तो प्लाज्मोडियम जो है या अलैंगिक जनन लिख सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है उसमें कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन बहुविखंडन जो है अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा होता है। मतलब यहाँ पे डालेंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा होता है, बहुविखंडन द्वारा होता है। मतलब आप इसको अलग अलग ये भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है उसमें अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में कौन सा होता है, तो बहुविखंडन होता है। बात समझ आए। जैसे कि एक लाइन में मैंने इसको कहा और इसको आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन में कौन सा होता है, तो अलैंगिक जनन में बहुविखंडन। बात समझ में आ रही है। इसमें क्या क्या घटना होती है, तो प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइट, प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइट, प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइट, प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइट बहुविखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा अनेक संततियों, अनेक संततियों को बनाता है, अनेक संततियों को बनाता है। ठीक है, और प्रत्येक संतति जो बनाया है उसने अनेक संततियों को बनाता है। इस अब ये जो अनेक संतति को बोला इसे साइजोगोनी में, साइजोगोनी में, साइजोगोनी में इसको क्या बोलते हैं, तो साइजोगोनी में मीरोजोइट बोलते हैं, मीरोजोइट। और स्पोरोगोनी में, स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइट बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है इसमें, तो पुटी की दीवार को तोड़कर, पुटी की दीवार को तोड़कर, पुटी की दीवार को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है प्लाज्मोडियम बहुविखंडन होता है। चलिए अब समझाते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। क्या प्लाज्मोडियम में
अलैंगिक जनन बहुविखंडन द्वारा होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। अगर अब पूछता है कि अलैंगिक जनन में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन में बहुविखंडन होता है। ठीक है, अब दूसरा लाइन क्या है इसको समझिए। कहा प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइड बहुविखंडों द्वारा अनेक संततियों को बनाता है। संतति मतलब क्या पता है? वो संततियों का मतलब हुआ कि जीव। संततियों का मतलब क्या हुआ? जीव। संतति को ही जीव कहते हैं। तो अनेक संततियों को बनाता है, मतलब अनेक जीवों को बनाता है। और इसे साइजोगोनी में मीरोजोइड और स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइड बोलते हैं। और ये फिर क्या करता है, तो पूटी की दीवार को तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है। चलिए इसको समझते थोड़ा सा फिगर से। फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये इसका मान लीजिए कि केंद्रक है। अब इसमें क्या हुआ, ये प्लाज्मोडियम जो है क्या करेगा कि इसका शरीर जो है वो बहुविखंडन होगा और ये छोटा 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 अनेक जो है संतति बनाएगा। ये छोटा 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 क्या करेगा, अनेक संतति बनाएगा। ये अनेक संतति बना लिया छोटा छोटा। अब ये संतति जो बना इसको क्या कहेंगे, तो इसके ही शरीर में भाग होता है साइजोगोनी। जब ये संतति साइजोगोनी में होते हैं तो उसको मीरोजोइड कहते हैं। और जब यही संतति स्पोरोगोनी में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्पोरोजोइड कहते हैं। अब इसको समझने का आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होता है, तो भ्रूण बनता है ना। तो वो भ्रूण शुरू में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां से स्थानांतरित होकर कहा जाता है, गर्भाशय में। तो उसी तरीके से जब ये फैलोपियन ट्यूब में था तो इसको भ्रूण बोले, तो यहाँ ये साइजोगोनी में था तो इसको मीरोजोइड बोले। अब वही स्थानांतरित होकर गर्भाशय में चल गया और गर्भाशय में चला गया तो वहाँ भ्रूण से वो क्या बन जाएगा, युग्मनज, और युग्मनज से बच्चा के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ पे जो गर्भाशय में जाकर वो युग्मनज बन गया, यहाँ ये स्पोरोगोनी में जाके क्या बन गया, स्पोरोजोइड। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा कि पूटी की दीवार, ये जो दीवार है, ये जो इसका दीवार है, जैसे जैसे टाइम पूरा होगा ये इस दीवार को तोड़ के और ये जितने भी है वो सब बाहर निकल जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये जितने भी संतति है ये सारे संतति क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और प्रत्येक संतति से नए जीव का निर्माण होगा। प्रत्येक संतति से क्या होगा, नया जीव। संतति का मतलब ही जीव है, ये तो जीव यहीं अंदर ही बन चुका है, बस इसको दीवार को तोड़ के क्या करना है, तो दीवार को तोड़ के बाहर निकलना है। यहाँ जो है ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें ये संतति तो पहले ही बन चुका है। संतति जो है ये पहले ही बन चुका है, बस ये क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पूरा होता है तो ये वयस्क होता है और ये जो संतति है वो बड़े होते जाते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये पूटी की दीवार, ये जो दीवार है ये इसी को है पूटी की दीवार, इसको तोड़ के और स्वतंत्र हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम से अलग होकर नए जीव के रूप में काम जीने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ संतति जीव तो इसी के अंदर बन गया था, जीव जो है वो इसी के अंदर बन गया था, बस स्वतंत्र होकर ये अलग होना चालू किया और अलग होकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। तो ये तरीका था प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन द्वारा बहुविखंडन कैसे होता है ये था आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताओ। अरे अब नेक्स्ट जो है वो है आपका क्या, तो मूकुलन। जैसे अभी हमने अलैंगिक जनन के 6 प्रकार पढ़े थे, तो पहला प्रकार में हमने क्या पढ़ा था, तो खंडन पढ़ा था, विखंडन है ना। तो विखंडन जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, विखंडन के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। और विखंडन जिस जीव में होता है तो एक उदाहरण हमने ले लिया किसका, तो द्विखंडन का, और एक उदाहरण ले लिया किसका, तो बहुखंडन का। बहुखंडन में कैसे जीव जन्म देते हैं नए जीव को, और द्विखंडन में कैसे नए जीव को जन्म देते हैं, इसके बारे में समझ में आ गया। तो अब जो है नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का, वो क्या है, मूकुलन। नेक्स्ट जो है अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ेंगे वो क्या है, मूकुलन। मूकुलन, और मूकुलन को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में बडिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग।
अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट समझा। पहला क्या है कि जीवों के शरीर पर छोटा छोटा उभार बनता है। जीवों के शरीर पे छोटा छोटा उभार बनता है, और इस उभार को क्या कहते हैं, तो उभार को कलिका या मुकुल कहते हैं। ठीक है, और ये कलिका या मुकुल जो है वो क्या करती है, तो इसके बनने की क्रिया को, ये जो कलिका या मुकुल बना, मतलब कलिका या मुकुल बनने की क्रिया को मुकुलन कहेंगे। बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो समझ लीजिए कि विकास के समय जो है ये मुकुल या कलिका जो है, कलिका या मुकुल विकास के समय मातृ कोशिका से भोजन ग्रहण करते हैं या लेते हैं, भोजन लेते हैं या प्राप्त करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि वयस्क होने पर मातृ शरीर से अलग होकर जीवन बिताने लगते हैं। ठीक है, और मुकुलन जो है इसके बारे में अब इसका पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको समझाता हूँ। होता क्या है मुकुलन, होता क्या वो समझिए। मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये किसी भी जीव का शरीर है, अब इस जीव के शरीर पर ये जो है उभार बनना स्टार्ट होगा। उभार का मतलब क्या हुआ वो समझिए। जैसे कभी कभी आपके सर में चोट लग जाता है ना, और चोट लगने के बाद जो है आपके सर पे इतना सा जो है उभार बन जाता है, उसी टाइप का उभार जो है जिसको हम लोग देहाती भाषा में लोला कहते हैं ना, तो यहाँ जो है चोट लगने के बाद जो उभार बना, उसी उभार टाइप का क्या होता है, ये जीव है अगर तो उसके शरीर पे उभार बनना शुरू हो जाए। ठीक है, और ये जो उभार बनना शुरू हुआ, इस उभार को मुकुल या कलिका कहेंगे। इस उभार को क्या कहेंगे, मुकुल या कलिका कहेंगे। ठीक है, और इस मुकुल या कलिका के बनने की प्रक्रिया को, मतलब ये मुकुल या कलिका जो बना, ये उभार जो बना, उसके बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मुकुलन। बात समझ में आई। अब ये लाइन आपको क्लियर हुआ कि जीवों के शरीर पर छोटा छोटा उभार बनता है। अब ये जीव है तो इस पे जो है छोटा छोटा उभार बनता है। अब उभार को कलिका या मुकुल कहते हैं, जो उभार बना उसको कलिका या मुकुल कहेंगे। अब कलिका या मुकुल बनने की प्रक्रिया, जो उभार बना इसके बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मुकुलन। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कहा कि कलिका या मुकुल के विकास के समय मातृ कोशिका से भोजन लेते हैं। अब ये जो उभार बना था, तो इस उभार को भोजन कहाँ से मिला, ये क्योंकि यही उभार जो है वो अलग होके नए जीव के रूप में जन्म लेगा। तो जब तक ये जीव माँ के शरीर से जुड़ा हुआ है, तो इसको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो भोजन उसके माँ से मिलेगा ना। तो यहाँ तो वही लाइन लिखा हुआ है कि कलिका या मुकुल विकास के समय, मतलब ये छोटा था तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो ये जो बड़ा होगा इसी को विकास का है। तो ये विकास के समय मातृ कोशिका से भोजन लेते हैं, मतलब ये छोटा था धीरे धीरे बड़ा होगा, तो इसको बड़ा होने के लिए भोजन चाहिए ना। तो ये जो भोजन लेगा वो किससे लेगा, तो माँ के शरीर से लेगा। और जब ये वयस्क हो जाएगा, वयस्क का मतलब क्या हुआ कि जब इसमें अलग होने के लिए टाइम पूरा हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसका नॉर्मल एग्जांपल ये समझ सकते, जैसे माँ के घर में बच्चा पल रहा होता है, तो माँ के घर में बच्चा पल रहा है, मतलब यहाँ पे छोटा छोटा उभार बना, माँ के घर में बच्चा स्टार्ट हुआ, भ्रूण से बना, वहाँ से उसको खाना पीना, बच्चा को विकास के लिए खाना पीना कहाँ से मिलेगा, माँ के शरीर से। उसी तरीके से यहाँ जो मुकुल बना, इसको भी खाना पीना कहाँ से मिल रहा है,
इसके माँ के शरीर से। अब जैसे ही बच्चा गर्भ में पूरा हो जाता है, 9 महीना जैसे उसका पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, माँ के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होके नया जीवन जीने लगता है, अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उसी तरीके से ये मुकुल या कलिका जो है जब वयस्क हो जाता है, मतलब जब ये इसका टाइम पूरा हो जाता है, तो ये क्या करता है, माँ के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होके क्या करता है, तो अपना जीवन जीने लगता है। तो इस प्रक्रिया में जो जनन होता है, इस प्रक्रिया के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वही यहाँ पे लिखा गया कि मुकलिका या मुकुल विकास के समय मातृ कोशिका से भोजन लेते हैं और वयस्क होने पर मातृ शरीर से अलग होकर जीवन बिताने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी का आप प्रकार है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मुकुलन जो है, मुकुलन के प्रकार, मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुकुलन जो है वो 2 प्रकार के, मुकुलन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है बाह्य मुकुलन, और बाह्य मुकुलन का दूसरा नाम है बहिर्जात मुकुलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको दे देगा एग्जाम में, बहिर्जात मुकुलन। और ये जो है आपका दूसरा, वो कौन सा है, वो है आपका अंतः मुकुलन या अंतर्जात मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन। देखिए, ये 2 तरीके का है। बाह्य मुकुलन, मतलब मुकुलन के कितने प्रकार है, तो 2 होते हैं, बाह्य मुकुलन या बहिर्जात मुकुलन, और अंतः मुकुलन या अंतर्जात मुकुलन। अब देखिए, बाह्य मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रोजेनस, 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 एक्स्ट्रोजेनस बडिंग, एक्स्ट्रोजेनस बडिंग। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोजेनस। अंतः मुकुलन को क्या कहते हैं, इंडोजेनस, जेनस बडिंग। ध्यान रखिए कि मुकुलन के कितने प्रकार होते हैं, तो मुकुलन के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य मुकुलन या इसी का दूसरा नाम है बहिर्जात मुकुलन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एक्स्ट्रोजेनस बडिंग, एक्स्ट्रोजेनस बडिंग। और अंतः मुकुलन को क्या कहते हैं, तो दूसरा नाम है अंतर्जात मुकुलन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंडोजेनस बडिंग। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि बाह्य मुकुलन में क्या होता है और आंतरिक मुकुलन में क्या होता है, या अंतः मुकुलन में क्या होता है। देखिए, बाह्य मुकुलन में क्या होता है वो समझिए। बाह्य मुकुलन में कलिका या मुकुल जीव के शरीर के बाहर बनता है, जीव के शरीर के बाहर बनता है। और अंतः मुकुलन में क्या होता है कि कलिका या मुकुल जीव के शरीर के अंदर बनता है, अंदर बनता है। अब बाह्य मुकुलन में जो है क्या होता है, तो बाह्य मुकुलन का जो है एग्जाम्पल हो गया कौन सा, तो हाइड्रा और ईस्ट, ये एग्जाम्पल हो गए बाह्य मुकुलन के। और आपका जो है अंतः मुकुलन के जो हो जाएगा वो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो एस्पंजीला, एस्पंजीला। ठीक है, अब देखिए, कलिका जो शरीर के अंदर बनता है उसको जेम्यूल कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लेते हैं, जेम्यूल। और जेम्यूल को ही दूसरा नाम क्या है, तो या स्टेटोब्लास्ट, स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। मिलता है जिसे, इसका एग्जाम्पल हो गया स्पंजीला,
देखिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कहा कि मुकुलन के प्रकार, तो मुकुलन के दो प्रकार हुए, बाह्य मुकुलन और अंतर मुकुलन। शब्द से समझने का कोशिश कीजिए। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाह्य मतलब होता है बाहर। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर। तो मुकुलन मतलब अभी मैंने आपको मुकुलन को क्या समझाया कि जब जीव के शरीर पर छोटा छोटा उभार बनता है तो उसको मुकुलन कहते हैं। अब बाह्य मुकुलन का मतलब क्या हुआ कि जब ये छोटा छोटा उभार जीव के शरीर के बाहर बना। मतलब अगर मान लीजिए कि ये जीव है और इसका इस शरीर का बाहरी भाग है और ये इसका भीतरी भाग है, तो जब मुकुलन जो है इस बाहरी भाग पे, मुकुल जो है छोटा छोटा उभार जो है ये जीव के शरीर के इस बाहरी भाग पे बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य मुकुल। और यही चीज जब ये मुकुल जो है, ये जो छोटा छोटा उभार है, ये शरीर के ऊपर वाले भाग नहीं, नीचे वाले भाग, मतलब अंदर, जीव के शरीर के अंदर जब छोटा छोटा उभार बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अंतम। और जीव के शरीर के अंदर जो छोटा छोटा उभार बनता है उस उभार को ही कहते हैं जेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट। जेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जेम्यूल किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब जीव के शरीर के अंदर छोटा छोटा उभार या मुकुल या कलिका बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जेम्यूल कहते हैं या स्टेटोब्लास्ट। अब बाह्य मुकुलन का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा और ईस्ट है। बाह्य मुकुलन का उदाहरण कौन है? तो हाइड्रा और ईस्ट है। और अंतर मुकुलन का उदाहरण कौन है? तो स्पंजिला है। बात समझ में आ गया? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता। तो अभी मैंने जो है आपको मुकुलन पढ़ाया। मुकुलन में जो है बाह्य मुकुलन और अंतर मुकुलन आपने पढ़ लिया। अब जो है वो ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। अभी जो हेडिंग है वो क्या होगा? ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में जो है मुकुलन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट में जो है मुकुलन कैसे होता है? तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा, मतलब ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है वो समझिए। इसमें क्या होता है? तो जीव के शरीर पर एक या अनेक उभार बनता है। एक या अनेक उभार बनता है, ठीक है। और एक या अनेक उभार बनने के बाद क्या होता है? तो मातृ कोशिका का केंद्र, कोशिका का केंद्रक, मातृ कोशिका का केंद्रक जो है उसमें क्या होता है? तो सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद क्या होता है? तो विभाजन के बाद जो है, विभाजन के बाद केंद्रक जो है, केंद्रक वो क्या करेगा? तो कोशिका द्रव के साथ मुकुल में चला जाएगा। मुकुल में चला जाता है। देखिए केंद्रक विभाजन जैसे हुआ तो केंद्रक विभाजन के बाद जो है केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव के साथ कहाँ पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है आपको मुकुल में, ठीक है। और उसके बाद कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका भित्ति बनने के बाद, कोशिका भित्ति बनने के बाद क्या करते हैं? तो जनन कोशिका से जो है अलग हो जाती है। यहाँ पे जो है जैसे कोशिका भित्ति बन जाती है क्या होता है? जनन कोशिका से अलग हो जाती है। और अलग होके जो है नया अपना जीवन जीने लगता है। अब देखिए इस बात को आपको समझना होगा कि
ईस्ट में जो है वो कैसे जनन होता है या ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है। तो पहला लाइन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब ईस्ट जो है, ईस्ट में कौन सा जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में कौन सा होता है, तो अलैंगिक जनन में कौन सा होता है, तो मुकुलन। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद कहा कि जीव के शरीर पर जो है एक या अनेक उभार बनता है। मतलब एक उभार बनता है या एक से ज्यादा उभार बनता है। उसके बाद कहा कि मातृ कोशिका का केंद्र सूत्री विभाजन, मतलब कि दो भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, बढ़ जाता है। और विभाजन के बाद जो केंद्रक दो भाग में बटा, तो एक केंद्रक क्या करता है, कोशिका द्रव के साथ कहाँ चलाता है, मुकुल में चलाता है। मुकुल मतलब कहाँ, उस उभार जो बना है उस उभार में चला जाता है। और कोशिका भित्ति बनने के बाद वो जो उभार है, उस उभार में कोशिका भित्ति जब बन जाती है तो जनन कोशिका से अलग हो जाती है। जनन कोशिका मतलब क्या हो कि माँ के कोशिका से, माँ के शरीर से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिगर में समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका वो क्या था, तो ईस्ट था। अब ईस्ट में जो है इस तरीके से कोशिका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये सारा कोशिका द्रव भरा हुआ है और ये केंद्र, ये जो है ये इसका केंद्र। अब ये केंद्र क्या करेगा, तो सबसे पहले इसके शरीर पर क्या होगा, उभार बनना शुरू होगा। मान लीजिए कि ये उभार बनना शुरू होगा, इसमें भी कोशिका द्रव भरा हुआ है, ये उभार बनना शुरू हुआ। अब ये आपका ईस्ट था, ये इसका केंद्रक था और ये इसका कोशिका द्रव था और ये इसका उभार बन गया, ठीक है। अब ये उभार बन गया तो इसका केंद्रक जो है, केंद्रक ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। केंद्रक जो है क्या करेगा, तो समसूत्री विभाजन द्वारा दो भाग में बढ़ जाएगा। अब ये केंद्रक, दोनों में से कोई एक केंद्रक जो है वो इस कोशिका द्रव के साथ कहाँ चला जाएगा, तो मुकुल में चला। ये एक केंद्रक जो है दो भाग में जो बटा, तो ये एक केंद्रक क्या करेगा कि जो कोशिका द्रव है उसके साथ कहाँ चला जाएगा, मुकुल में चला जाएगा। और मुकुल में जाने के बाद ये इसमें रहने लगेगा। और जब इस मुकुल में कोशिका भित्ति बन जाएगा, मतलब इसका जो भित्ति मतलब ये बाहरी दीवार जो है जब बन जाएगा, तो ये क्या होगा कि माँ के शरीर से ये अलग हो जाएगा। और अलग हो जाए इसी हो जाएगा तो नए जीव का जो है जन्म हो गया। इस तरीके से जो है ईस्ट में मुकुलन होता है या ईस्ट में जनन। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख सकता है कि ईस्ट में जनन कैसे होता है, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है फिगर बाय कि क्या है कि ये जो है आपको इस तरीके से लिखना है कि ये आपका जैसे कि ईस्ट है, तो क्या हुआ कि आप लिखिएगा कि ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो ईस्ट में, ईस्ट के शरीर पर एक या एक से अनेक उभार बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक उभार बना दिया, तो अनेक, एक या अनेक उभार बनता है। और कि मातृ कोशिका का केंद्रक, ये जो केंद्रक है, ये मातृ कोशिका का केंद्रक, इसका विभाजन होता है। कौन सा, समसूत्री विभाजन। जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है तो इसका केंद्रक जो दो भागों में बट गया। अब इसमें से कोई एक केंद्रक इस कोशिका द्रव के साथ कहाँ चला जाएगा, तो मुकुल में चला जाएगा और मुकुल में जाके रहने लगेगा। जब इस कोशिका, इस उभार जो है, ये मुकुल जो है, ये उभार क्या है, इसको याद रखें, मुकुल, ठीक है। तो जब इस मुकुल में कोशिका भित्ति बन जाएगा, कोशिका भित्ति बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इससे अलग हो जाएगा। और जैसे ही अलग हो जाएगा तो नए ईस्ट का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका अलैंगिक जनन होता है, किसमें, ईस्ट में। और अलैंगिक जनन में कौन सा होता है, तो मुकुलन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ईस्ट में मुकुलन या इस तरीके से लिख दे कि ईस्ट में जनन, तो भी आपका सेम ही आंसर होगा, जनन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा होने का कारण क्या है कि हम लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ रहे हैं। अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो जितना डीपली नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको जानकारी बहुत अच्छे से,
और जहाँ तक मेरा सोचना है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक एक पॉइंट आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं और 12th ही जो है सब चीज़ का बेस होता है, आप अच्छे से जानते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या नीट निकालना चाहते हैं तो सब बेस 12th है और 11th 12th में से। तो अगर आप 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे का रास्ता जो भी आप चुनिएगा वो बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए मैं डीपली आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस दे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या, तो टोरुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोरुलेशन। टोरुलेशन को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए टोरुलेशन क्या है, तो टोरुलेशन जो है वो भी आपका क्या है, तो मुकुल का ही पार्ट है। टोरुलेशन, टोरुलेशन, टोरुलेशन जो है इसको इंग्लिश में टोरुलेशन ही कहते हैं, तो इंग्लिश अभी हिंदी में जो है टोरुलेशन। अब टोरुलेशन का मतलब क्या है, ये भी आपका मुकुलन का ही पार्ट है। ये भी आपका क्या है, तो मुकुलन का ही पार्ट है। तो टोरुलेशन में क्या होता है कि जीव के शरीर पर, जीव के शरीर पर दो या दो से अधिक मुकुल बनते हैं, मुकुल बनते हैं। दो या दो से अधिक मुकुल बनते हैं और प्रत्येक मुकुल पर फिर से मुकुल बनते हैं। प्रत्येक मुकुल पर फिर से मुकुल बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोरुलेशन। टोरुलेशन इसको क्या कहते हैं, तो टोरुलेशन कहते हैं। देखिए बनते हैं उसे टोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टोरुलेशन किस किस में होता है, तो ईस्ट में, इसके बाद क्या है राइजोपस के ओइडिया में, राइजोपस के ओइडिया में, ओइडिया, देखिए टोरुलेशन को समझने की कोशिश कहा कि जीव के शरीर पर दो या दो से अधिक मुकुल बन, मतलब कोई जीव था उसके शरीर पर दो या दो से अधिक मुकुल बन गया, और जो मुकुल बना उस मुकुल पर फिर से मुकुल बन गया, तो उसको क्या कहेंगे, टोरुलेशन। इसे सपोज कीजिए कि मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिक्चर को, उससे थोड़ा सा आप ध्यान दिए, पिक्चर से आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। मान लीजिए कि ये आपका जो था क्या था, तो ये आपका ईस्ट था। मान लीजिए ये आपका क्या था, ईस्ट था। अब इस ईस्ट पर क्या हुआ कि दो या दो से अधिक उभार बन गया। मान लीजिए कि ये दो उभार बन गया, ईस्ट पे क्या हुआ, दो उभार बन गया, और इस दो उभार को क्या कहेंगे, इस दोनों उभार को कहेंगे, जिससे इसको कह दिए ईस्ट। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश किया, इसको बोल दिए ईस्ट। अब ये जो दो उभार बना, ये जो आपका दो उभार बना, इस दोनों उभार को क्या कहेंगे, मुकुल। इस उभार को भी क्या कहेंगे, मुकुल। अब इस उभार पे फिर से उभार बन, मान लीजिए इस पे दो बन गया या एक बन गया, ये इसके ऊपर नहीं बना, मतलब ये फिर जो उभार बना था इस पर फिर से उभार बन गया, मतलब फिर से इस पर क्या हुआ, तो फिर से मुकुल बन गया। इस पर भी फिर से क्या बन गया, मुकुल बन गया। मतलब कि ये आपका इष्ट जीव था, इस जीव पर उभार बना, ये उभार दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये उभार जो बना, इस उभार को हम क्या कहें, मुकुल। अब इस मुकुल पर, मतलब इस उभार पर फिर से उभार निकल गया, फिर से उभार बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, टोरुलेशन। मतलब मुकुल पर फिर से मुकुल बन गया तो कहेंगे टोरुलेशन। अब ये सारे मुकुल अलग होकर क्या होगा, तो स्वतंत्र हो जाएंगे और नए जीव के रूप में जीवन यापन करने लगेंगे, जीवन बिताने लगेंगे। तो ये जो मुकुल पर मुकुल फिर से बना, इस क्रिया को क्या कहेंगे, तो इस क्रिया को कहेंगे टोरुलेशन। मतलब कि जीव के शरीर पर उभार बना तो ये कहलाया मुकुल, ठीक है। और मुकुल पर फिर से मुकुल बन गया, मतलब मुकुल पर फिर से उभार बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टोरुलेशन। बात समझ में आ गई।
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं इसको। इसका अगला पॉइंट जो था वो ये था कि अलैंगिक जनन के प्रकार में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो बीजाणु निर्माण, याद है ना। बीजाणु निर्माण 6 पार्ट बताया था, उसमें से आपका क्या आ जाएगा, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण को इंग्लिश में क्या कहते, तो स्पोरुलेशन, याद है, स्पोरुलेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब बीजाणु निर्माण या स्पोरुलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो बीजाणु निर्माण में होता है कि सूक्ष्म कोशिका और पतली भित्ति होती है। सबको लाइन बाय लाइन समझेंगे, परेशान नहीं होइएगा। पहले मैं पॉइंट को लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। उसके बाद है नए जीव के बनने और परिकीर्णन में मदद करता है। नए जीव के बनने और परिकीर्णन में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो इसमें जो है कि बीजाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक, ठीक है, शैवाल इत्यादि। ठीक है, अब देखिए बात समझिए कि बीजाणु निर्माण कैसे होता है। जैसे कि अभी ये बीजाणु निर्माण है क्या, तो बीजाणु निर्माण जो है वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। बीजाणु निर्माण क्या है, तो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो इसमें होता क्या है, तो सूक्ष्म कोशिका, सूक्ष्म मतलब छोटा, और कोशिका क्या करते हैं, तो शरीर के, जीव के शरीर के छोटी सी इकाई को क्या करते हैं, कोशिका। मतलब यहाँ पे जो कोशिका है इसमें ये क्षमता होती है कि वो नए जीव को जन्म दे सके। तो सूक्ष्म कोशिका मतलब छोटी कोशिका होती है, और क्या होती है, तो पतली भित्ति होती है। मतलब छोटा सा जो उसका आवरण होता है, उस पर जो चढ़ा होता है, इसलिए मेरा चमड़ी है ना, तो ये पतला है। तो उसी तरीके से ये जो जीव है, बीजाणु निर्माण कैसे होगा, तो इसमें सूक्ष्म कोशिका होता है। बीजाणु निर्माण जो होता है वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो इसमें सूक्ष्म कोशिका होता है, मतलब छोटा सा कोशिका होता है, और वो कोशिका कहाँ होती है, तो पतली भित्ति के अंदर। अब ये क्या करता है, सूक्ष्म कोशिका जो है वो नए जीव के बनने, मतलब ये कोशिका धीरे धीरे बड़ा होकर नए जीव के बनने और परिकीर्णन में मदद करता है। ठीक है, और जैसे ही ये परिकीर्णन में मदद कर देता है, तो जैसे ही वो जीव नया जन्म ले लेता है, तो उस तरीके के निर्माण को क्या कहते हैं, तो बीजाणु निर्माण कहते हैं। अब बीजाणु निर्माण किस किस में होता है, तो एग्जाम्पल हो गया मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब बीजाणु के प्रकार पढ़ते हैं। हेडिंग हो गया बीजाणु के प्रकार। ठीक है, अब बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीजाणु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु, और चल बीजाणु को इंग्लिश में कहते हैं जूस्पोर्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन होता है, तो अचल बीजाणु। और अचल बीजाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, मतलब कि बीजाणु के कितने प्रकार होते हैं, तो बीजाणु के 2 प्रकार होते हैं, चल बीजाणु की इंग्लिश में कहते हैं जूस्पोर्स, और अचल बीजाणु कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स।
ठीक है। तो इसको पहले लिखिए, क्योंकि चल बीजाणु के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चल बीजाणु के बारे में बताऊँ। चल बीजाणु, हेडिंग डालिए चल बीजाणु। देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके इसको आप जो है नोट बनाते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चल बीजाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चल बीजाणु में क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चल बीजाणु जो है वो उसका निर्माण जो है चल बीजाणु धानी, चल बीजाणु धानी में निर्माण होता है। मतलब जो ये आपका चल बीजाणु है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो चल बीजाणु धानी में होता है। और जनन कोशिका का, जनन कोशिका का, जनन कोशिका का जीव द्रव्य, जीव द्रव्य समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा दो या अनेक भागों में बंटता है, ठीक है। और प्रत्येक भाग से नया बीजाणु बनता है, नया बीजाणु बनता है। और प्रत्येक भाग से नया बीजाणु बनता है और अग्र भाग में कसाभिक होते हैं, अग्र भाग में कसाभिक होते हैं और कसाभिक की सहायता से जल में तैरते हैं, और कसाभिक की सहायता से जल में तैरते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यूलोथ्रिक्स, एग्जाम्पल जैसे करके लिख देते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, इसको आता है क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास के बाद है उडोगोनियम, और उडोगोनियम के बाद है बाउचेरिया, बाउचेरिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, एक पॉइंट और है, यूलोथ्रिक्स और क्लाइडोमोनास, इसमें जो है ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों होते हैं द्विकसाभिक, और आपके जो है उडोगोनियम और बाउचेरिया, ये दोनों क्या होते हैं, बहुकसाभिक। ये आपका जो है इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको चल बीजाणु पॉइंट वाइज में नहीं पढ़ाऊँ तो कभी भी आपको समझ में नहीं आए। मैं इसीलिए आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश किया, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कोशिश की। देखिए चल बीजाणु जो है उसके बारे में पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है चल बीजाणु का निर्माण, मतलब चल बीजाणु जो है बनता कहाँ है,
तो चल बीजाणु जो है वो बनता है आपका चल बीजाणु धानी। मतलब कि चल बीजाणु जो है वो कहाँ बनता है, चल बीजाणु बनता है चल बीजाणु धानी। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो होता है कि जनन कोशिका, जनन कोशिका मतलब यहाँ जन्म देने वाली कोशिका का जीव द्रव, मतलब कि जो कोशिका का जीव द्रव है वो समसूत्री विभाजन, मतलब कि समान भागों में, समसूत्री मतलब क्या हुआ कि समान भागों में, विभाजन मतलब बढ़ जाता है, मतलब कि जनन कोशिका मतलब जन्म देने वाली कोशिका है, उसका जीव द्रव क्या है कि समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ता है। और कितने भागों में बढ़ता है, तो 2 भागों में बढ़ता है या 2 से अनेक भागों में बढ़ता है, मतलब कि अनेक भाग, या तो 2 भागों में बढ़ता है या अनेक भागों में बढ़ता है। और बढ़ने के बाद क्या होता है, प्रत्येक भाग से नया बीजाणु बनता है, प्रत्येक भाग से क्या हो जाता है, नया बीजाणु बनता है। समझिए पहला पॉइंट, चल बीजाणु, तो चल बीजाणु बनता क्या है, तो चल बीजाणु धानी में। और चल बीजाणु धानी में होता कैसे, बनता कैसे है, तो जनन कोशिका, जनन कोशिका मतलब जन्म देने वाली कोशिका का जीव द्रव, मतलब जिसमें जन्म देने वाली कोशिका उसका जीव द्रव समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, तो 2 या अनेक भागों में बट जाता है। अब जितना भाग में बटा उस प्रत्येक भाग से नया बीजाणु बन जाता है, और ये नया बीजाणु बनता कहाँ है, तो चल बीजाणु धानी में। ठीक है, अब कहा कि अग्रभाग में कशाभिक होते हैं। अब ये जो बीजाणु बना उसमें 2 भाग होते हैं, अग्रभाग होते हैं और पीछे वाला भाग होता है। अग्र मतलब आगे वाला भाग, तो अग्रभाग में मतलब आगे वाले भाग में क्या होते हैं, कशाभिक, आगे वाले भाग में क्या होते हैं, कशाभिक होते हैं। और कशाभिक की सहायता से जल में तैरते हैं, मतलब पानी में जो ये तैरते हैं चल बीजाणु, ये किसकी सहायता से तैरते हैं, तो कशाभिक की सहायता से। और ये कशाभिक कहाँ मौजूद होते हैं, तो चल बीजाणु के अगले भाग में मौजूद है। तो वही कहा कि कशाभिक की सहायता से जल में जो है तैरते हैं। अब कहा कि जैम्यूल, जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया जैम्यूल नहीं, यूलोथ्रिक्स। एग्जाम्पल चल बीजाणु का एग्जाम्पल कौन हो गया, तो यूलोथ्रिक्स, क्लाइडोमोनास, यूडोगोनियम और बाउचेरिया, ये चारों जो है आपका क्या हो गया, तो चल बीजाणु का उदाहरण हो गया। अब यूलोथ्रिक्स और क्लाइडोमोनास में है ये, इसमें 2 कशाभिक मौजूद होता है, 4 कशाभिक नहीं होता, 2 कशाभिक होता है। और बाउचेरिया और उडोगोनियम में बहु कशाभिक मौजूद होता है। बहु कशाभिक मतलब 2 से ज़्यादा कशाभिक मौजूद है। और कशाभिक की सहायता से ये चल बीजाणु करते क्या है, तो पानी में, जल में तैरने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। अभी हमने बीजाणु का प्रकार पढ़ा था, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, अचल बीजाणु में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है अचल बीजाणु में, कुछ बीजाणु बाहरी अंगों पर बनते हैं। कुछ बीजाणु जो है कहाँ बनते हैं, तो बाहरी अंगों पर बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे किसमें बाहरी अंगों पर बनते हैं, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कोनोडिया। कोनोडिया में जो है अचल बीजाणु होता है। और ये अचल बीजाणु कहाँ बनते हैं, तो कोनोडिया के शरीर के बाहरी अंगों पर। नेक्स्ट है अचल बीजाणु जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। अचल बीजाणु अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार या अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के होते हैं। अब अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे में कौन कौन प्रकार होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। उसके बाद क्या है, हिप्नोस्पोर्स,
हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स के बाद क्या है, तो एकाइनिट, और उसके बाद क्या है, तो कोनोडिया। अचल बीजाणु जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन इसके प्रकार है, तो एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनिट और कोनिडिया, ये इसके जो है प्रकार है। अब हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कोनिडिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोनिडिया से बहुत सारा के एग्जाम में क्वेश्चन होता है। तो कोनिडिया के बारे में पढ़ेंगे। कोनिडिया, कोनोडिया, कोनोडिया, कोनिडिया, कोनोडिया नहीं, कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। तो कोनिडिया के बारे में पढ़ते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया के बारे में पढ़ते हैं। कोनिडिया में होता क्या है, तो कोनिडिया जो है उसका निर्माण जो है, कोनिडिया बनता का है, तो कोनिडिया फोर, कोनिडिया फोर, कोनिडिया फोर के ऊपर, श्रृंखला के रूप में बनता है, श्रृंखला के रूप में बनता है। मतलब कोनिडिया जो है वो कैसे बनता है, तो कोनिडिया फोर में बनता है, और कैसे बनता है, तो कोनिडिया फोर के ऊपर श्रृंखला के रूप में बनता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, तो इसका है कि वायु द्वारा स्थानांतरण होता है, वायु द्वारा स्थानांतरण होता है। इसके बाद आपका पॉइंट क्या है, तो अनुकूल वातावरण में अंकुरण करके नए कवक तंतु बनाता है, नए कवक तंतु बनाता है। जैसे एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम, और ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है आपका कवक, ठीक है। देखिए समझिए बात कि अचल बीजाणु को समझना है, तो अचल बीजाणु को पहले समझिए कि कुछ बीजाणु बाहरी अंगों पर बनते हैं। कुछ बीजाणु जो है कहाँ बनता है, तो शरीर के बाहरी अंगों पर बनता है, और ये किसके बाहरी अंगों पर बनता है, तो कोनिडिया के। अब अचल बीजाणु करता क्या है, तो अचल बीजाणु जो है अनेक प्रकार के। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनिट, कोनिडिया। अब देखिए कोनिडिया के बारे में पढ़ें कि कोनिडिया में होता क्या है। तो कोनिडिया जो है बनता कैसे है, तो कोनिडिया फोर के ऊपर श्रृंखला के रूप में बनता है, और वायु द्वारा मतलब हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह का स्थानांतरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, तो वायु द्वारा स्थानांतरण होता है। ये बन गया कहाँ, तो कोनिडिया फोर के ऊपर बना और श्रृंखला के रूप में बना। और ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा, ये एक जगह से दूसरे जगह हवा के द्वारा। और कहा अनुकूल वातावरण में मतलब क्या हुआ कि जो वातावरण उसको चाहिए उस वातावरण में क्या करेगा, अंकुरण करेगा और नया कवक तंतु बनाएगा। और नया कवक तंतु कौन कौन सा बनाएगा, तो एस्परजिलस बनाएगा, एल्ब्यूगो बनाएगा, पेनिसिलियम बनाएगा। और ये तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों कवक है। ये तीनों क्या है, कवक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कवक है। इस तीनों को चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब पढ़ते हैं
स्पोरेंजियोस्पोर के बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। अब स्पोरेंजियोस्पोर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो आपका अचल बीजाणु है। अचल बीजाणु ये आपका क्या है, तो अचल बीजाणु है, ठीक है। और ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है बीजाणुधानी। बीजाणु बनता है आपको बीजाणुधानी में। और बीजाणुधानी में बनने का क्या होता है, प्रकीर्णन जो है इसमें किसके द्वारा होता है, तो वायु द्वारा। वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है, वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंकुरण करके नया जीव बनाता है, नया जीव बनाता है। और इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे इसका उदाहरण है म्यूकर। इसका उदाहरण क्या है, तो म्यूकर और राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस। अब ये म्यूकर और राइजोपस क्या है, ये दोनों भी क्या है, कवक। ये दोनों भी क्या है, कवक। अब देखिए स्पोरेंजियोस्पोर, इसके बारे में समझिए। तो स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, तो अचल बीजाणु है। इस बनता कहाँ है, तो बीजाणुधानी में बनता है। और प्रकीर्णन कैसे होता है, तो हवा के द्वारा। वायु मतलब क्या हुआ, हवा के द्वारा प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन के बाद ये क्या करता है, तो अंकुरण करता है। और अंकुरण करके नया जीव बना देता है। और नया जीव जो बनाता है वो कौन सा है, म्यूकर है या राइजोपस है। ये दोनों जीव जो क्या है, तो कवक है। दोनों क्या है, तो कवक है। चलिए इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका अचल बीजाणु या बीजाणु जो है वो खत्म हो गया। अब आपका क्या आ गया, तो यहां से आ गया कायिक जनन। यहां से आपका क्या आ गया, कायिक जनन। कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो कायिक जनन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके बाद जो है एक काम करते हैं। पहले जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं, तो पुनर्उद्भवन पढ़ लेते हैं। विखंडन और पुनर्उद्भवन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा टॉपिक है। खंडन और पुनर्उद्भवन जो है वो छोटा छोटा टॉपिक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे कायिक, तो वो थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले जो है पढ़ लेते हैं खंडन। खंडन, खंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, खंडन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे कायिक जनन। तो फ्रैगमेंटेशन, खंडन। खंडन में क्या होता है, तो जीव का शरीर जो है दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। और होता क्या है, तो प्रत्येक भाग से नया जीव उत्पन्न होता है। प्रत्येक भाग से क्या होता है, तो नया जीव उत्पन्न होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं खंडन, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा आपका स्पाइरोगाइडा। स्पाइरोगाइडा। और हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। और आपका हो जाएगा हाइड्रा। इन सभी में जो है आपका क्या होगा, तो खंडन होगा।
इसके बाद अब पढ़ लेते हैं, इसको समझा देते हैं कि खंडन में क्या होता है। तो जीव का शरीर जो है या तो 2 टुकड़ा में बटेगा या 2 से अधिक टुकड़ा में बटेगा, और जितना भी टुकड़ा होगा उस प्रत्येक टुकड़ा से नया जीव जन्म ले लेगा, उसको हम क्या कहेंगे, खंडन कहेंगे। और इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा। अब इसका नेक्स्ट जो है पुनरुद्भवन पढ़ लेते हैं। पुनरुद्भवन, इंग्लिश में रीजेनरेशन। आगे पुनरुद्भवन में क्या होता है, तो जीवों के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, काटा जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा से नया जीव उत्पन्न होता है। प्रत्येक टुकड़ा से क्या होता है, नया जीव उत्पन्न होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं पुनरुद्भवन। और जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो स्पंज और हाइड्रा, ठीक है। अब कुछ जीव में क्या होता है, कुछ जीवों में कटे हुए भाग फिर से बन जाते हैं। फिर से बन जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो छिपकली की पूंछ, ठीक है। अब समझिए पुनरुद्भवन में क्या किया जाता है, तो जीवों के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। जीव का जो शरीर होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिया जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा से नया जीव जन्म ले लेता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। और ये किस में होता है, तो स्पंज में होता है और हाइड्रा में होता है। कुछ जीव में जो है कटे हुए टुकड़े से नया जीव उत्पन्न नहीं लेता है, नया जीव जन्म नहीं लेता है, लेकिन क्या होता है कि जो भाग कट के हट गया है वो भाग फिर से जन्म ले लेता है, तो फिर से वो भाग जो है बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ये भी पुनरुद्भवन का ही एग्जाम्पल आएगा। जैसे छिपकली की पूंछ, हम लोग छिपकली, जिसको देहाती भाषा में गिरगिट बोलते हैं, दीवार पे देखते हैं, वो छिपकली का पूंछ जो है अगर टूट के हट जाता है तो देखिए कि धीरे धीरे छिपकली का पूंछ जो है फिर से हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है, तो पुनरुद्भवन। बात समझ में आ गया। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है आपका लास्ट है कायिक जनन। लास्ट जो है वो क्या है, तो कायिक जनन है। कायिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो है देखते हैं। कायिक जनन, कायिक जनन में क्या होता है, तो कायिक जनन है खासकर पौधे में होता है, ठीक है। और कायिक मतलब होता क्या है, तो कायिक मतलब होता है शरीर। कायिक मतलब होता है शरीर, मतलब कि शरीर के अंग से नया पौधा जन्म लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। अब ये कौन सा में, तो पौधा जो है वो कौन सा होगा वो समझ लीजिए कि ये खासकर कायिक जनन पौधा में होगा। तो पौधा के पुष्प भाग को छोड़कर किसी भी भाग से नया पौधा जन्म लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कायिक जनन। उसे क्या कहेंगे, कायिक जनन। और कायिक जनन किससे हो रहा है, तो जड़, तना, पत्ती, शाखा, ठीक है, इन सभी से हो सकता है। कलिका, मतलब समझिए इत्यादि। क्या कहा कि कायिक जनन जो होगा वो किसमें होगा, तो पौधा में। कायिक जनन किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ पौधा में होगा।
पौधा में कायिक जनन का मतलब है, कायिक जनन का मतलब क्या हुआ कि पौधे के अंग से ही नया पौधा जन्म लेगा, लेकिन पौधा का एक अंग को छोड़ के, कौन से अंग को छोड़ के, तो पुष्प भाग को, पुष्प मतलब क्या हो, फूल वाला भाग को छोड़ के। अगर किसी भी पौधा का फूल वाला भाग को छोड़ के उसके किसी भी भाग से नया पौधा जन्म लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप गुलाब का पौधा लगाते हैं, क्या करते हैं, गुलाब के डाल को काट लेते हैं और उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके जितना लगाना होता है उसको रोप देते हैं, तो उससे क्या होता है, नया पौधा जन्म लेता है। या आप परवल की लत्ती को देख लेते हैं, क्या करते हैं कि परवल जो खाते हैं सब्जी में, वो परवल को क्या करते हैं, लत्ती को आप छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं और उसको एक जगह लपेट के और रोप देते हैं। अलुआ को देखे होंगे, अलुआ को भी आप क्या करते हैं, जिसको शकरकंद कहते हैं, आप उसके लत्ती को लेकर रोपते हैं, है ना। तो बहुत ऐसा पौधा है। केला हो गया, केला को आप कैसे रोपते हैं, तो केला के ही भाग से रोपते हैं ना। बांस हो गया, बांस को आप कैसे रोपते हैं, तो इन सभी को क्या करते हैं कि पौधा के ही अंग को, पौधा के ही किसी भी अंग को या किसी भी भाग को काट कर उसको अलग लगा देते हैं और उस भाग से नया पौधा जन्म लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। और इसमें सिर्फ एक भाग को छोड़ दिया जाता है, उससे नया पौधा जन्म नहीं ले सकता। वो कौन सा भाग है, तो पुष्प भाग। पुष्प मतलब फूल वाला भाग। फूल को छोड़ के बाकी किसी भी अंग से नया पौधा जन्म ले लेता है, तो इसको क्या कहते हैं, कायिक जनन। इतना समझ में आ गया। अब जो है कायिक प्रजनन को कितने भागों में बांटा गया, मैं ये सिर्फ बता देता हूँ और उसके बाद जो है वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ कायिक प्रजनन विधियां, कायिक प्रजनन विधि, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट निकलता है। तो कायिक जनन विधियां जो है, ये जो है आपका कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार। ठीक है, ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। प्राकृतिक वर्धी प्रजनन, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इंग्लिश छोड़ देते हैं क्योंकि फिर बोर्ड भर जाएगा तो इसको समझाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लिख देते हैं कृत्रिम वर्धी प्रजनन। देखिए प्राकृतिक मतलब वो जो अपने आप हो, और कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा कराया जाए, ठीक है। अब ये जो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन है, इसका 4 पार्ट है। इसका जो है कितने पार्ट है, 4। पहला आ जाएगा जड़ों द्वारा, दूसरा आ जाएगा तना द्वारा, तीसरा जो है वो आ जाएगा पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा, और चौथा जो है, चौथा आ जाएगा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं, कलिकाओं द्वारा। देखिए अब कृत्रिम द्वारा है, इसका भी पार्ट है। इसको भी कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है 5 पार्ट में। कतरन लगाना, मैं नीचे लगा लिखते चल रहा हूँ, कतरन लगाना। दूसरा पार्ट जो है वो है दाब लगाना। तीसरा पार्ट जो है वो है आपका पैबंद लगाना। चौथा पार्ट जो है वो है आपका कली लगाना, और 5वां पार्ट जो है वो है आपका क्या, वो है बूटी लगाना, बूटी लगाना। अब देखिए इसका जो है तना द्वारा, तना द्वारा का जो है
इसके अनेक प्रकार हैं। कौन कौन सा है? इसका 4 भाग है। पहला है भूमिगत तनु द्वारा, भूमिगत तनु द्वारा। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? तो दूसरा है अर्धवायवीय तनु द्वारा। दूसरा जो है वो है अर्धवायवीय तनु द्वारा। और तीसरा जो है वो क्या है? तो तीसरा है वायवीय तनु द्वारा, वायवीय तनु द्वारा। अब यहाँ जो है भूमिगत तनु द्वारा इसका पार्ट है। भूमिगत तनु द्वारा का जो है वो कौन सा है? वो है परकंद, परकंद है। उसके बाद है पत्रकंद, सॉरी घनकंद, घनकंद। और घनकंद के बाद है कंद। और चौथा जो है वो है आपका सल्ककंद, सल्ककंद। अब देखिए यहाँ जो अर्धवायवीय है, इस अर्धवायवीय का भी पार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अर्धवायवीय का कितना पार्ट है? तो अर्धवायवीय का आपका पार्ट है ऊपरी भूस्थानी, ऊपरी भूस्थानी और अंतः भूस्थानी, अंतः भूस्थानी। और इसके बाद जो है वो कौन सा है? भूस्थानिका, भूस्थानिका। और इसके बाद जो है एक वो क्या है? भूस्थानी। अब देखिए मैंने इसका लिख दिया। अब यहाँ पे जो है आपका इसमें जो है बूटी लगाना, इसके बाद भी 2 पार्ट है, इसके बाद भी 2 पार्ट है। बूटी लगाने के बाद भी 2 पार्ट है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उस तरफ जगह नहीं है। तो एक क्या है? तो एक जो है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। और एक क्या है? तो एक है आपका शाखा प्रबंधन, शाखा प्रबंधन ये है। ठीक है, तो इतने पार्ट है। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि कायिक प्रजनन की जो विधियां है, कायिक प्रजनन में हमने क्या बताया कि पुष्प पौधे के पुष्प भाग को छोड़कर किसी भी भाग से नया पौधा जन्म लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कायिक प्रजनन कहेंगे। अब कायिक प्रजनन में जो हम पौधा को अलग अलग भाग से नया पौधा जन्म दिलवाते हैं उसका इतना प्रकार है। पहले तो 2 प्रकार आया। कायिक प्रजनन की 2 विधि है कि हम 2 विधि से ही एक पौधे के भाग से नया पौधा जन्म दिलवा सकते हैं या एक पौधा के भाग से नया पौधा को उगा सकते हैं। पहला है प्राकृतिक वर्धित प्रजनन। इसमें जो है हम कुछ नहीं करते हैं, ये अपने आप होता है। और दूसरा जो हो गया कृत्रिम वर्धित प्रजनन। इसमें हम जो है वो मेरे द्वारा जो है या हमारे द्वारा जो है ये काम किया जाता है। अब ये जो प्राकृतिक वर्धित प्रजनन है इसमें जो है इतना प्रकार है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, पत्र फलिकाओं द्वारा। अब तना में जो है वो 4 भाग निकला है, भूस्थानिका, अर्धवायवीय, वायवीय। अब भूमिगत में 4 पार्ट निकला है, परकंद, घनकंद, कंद, सलकंद। अर्धवायवीय में जो है वो निकला है 4 पार्ट, ऊपरी भूस्थानिका, अंतः भूस्थानिका, भूस्थानिका, भूस्थानिक। और यहाँ पे कृत्रिम वर्धित प्रजनन में 7 प्रकार का है, कतरन लगाना, दाब लगाना, पैवन लगाना, कली लगाना, बूटी लगाना, सूक्ष्म प्रवर्धन, शाखा प्रवर्धन। ये आपका सारा किसका पार्ट है? तो कायिक जनन का पार्ट। मतलब कि हम कायिक जनन में एक पौधे के पुष्प भाग को छोड़कर उसके किसी भी भाग से नया पौधा जन्म उत्पन्न कर सकते हैं। तो उस नया पौधा को उत्पन्न करने का इतना सारा प्रकार।
ठीक है। इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल्स में आपको समझा रखा है, सेकेंड पार्ट जब उसके बाद देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। और मेरे चैनल पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, और एकदम ईजी वे में पॉइंट टू पॉइंट आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पे, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।